बिजनेस को समझ रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पे इतने देर तक बैठे हैं। और ये जो मान सम्मान मिला उसके लिए आप सभी लोगों का, मेरी ग्रेट मैनेजमेंट का आज यहाँ उपस्थित है हमारे सीईओ श्री कैलाश भट्टन जी को तहे दिल से वंदन है, और हमारे सीईओ सलीम मैथ्यू सर को भी तहे दिल से वंदन करता हूँ। और जिन्होंने आज ये कारनामा तैयार किया, ये समावादी है, ऐसे हमारे रीजनल मैनेजर जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस कामयाबी कॉन्क्लेव को इस मुकाम तक लाने के लिए, ग्रांड सक्सेस बनाने के लिए, भरत जैन जी के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर जी और उनकी पूरी टीम। दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके होंगे ये बिजनेस है क्या, और जो नए लोग आए होंगे डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज होंगे, थोड़ी सी मन में शंका कुशंका जरूर होगी, हर किसी के पास होती है। और जो हमारी इस बिजनेस में ऑलरेडी है लेकिन अभी तक उतना जोर से काम नहीं कर रहे या उतनी उम्मीद के साथ या उतने कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर रहे, आज इन सभी कामयाब लीडर को सुनने के बाद आपका जोश और जुनून कई गुना ज्यादा बढ़ गया होगा। कितने लोगों की विश्वास हो गया कि माय लाइफस्टाइल मेरी जिंदगी में भी कामयाबी लेके आएगी? हो गया विश्वास? यही हमारा काम था भैया, काम खत्म हो गया, धीरे धीरे उठ रहा हूँ। आपका काम शुरू होगा, क्योंकि कामयाब बनना आज के दौर में इतना आसान भी नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। अगर मैं कामयाबी की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या परिभाषा हो सकती है कामयाबी की? क्या हो सकती है? एक अगर यंग बच्चा है वो सोचेगा मुझे अच्छी नौकरी लग जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है सोच रहा है मेरा प्रमोशन हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कोई बिजनेस कर रहा है सोच रहा है मेरी बिजनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर किसी की अपनी अपनी परिभाषा होगी, लेकिन आज के युग में और खास करके अपने इस भारत देश में बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है और बाहर की दुनिया में आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोगों का भी हाल बहुत बेकार है। और आप तो जानते ही हो पिछले कई दिनों से पढ़े लिखे लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या है आगे। उस देश में जहां का नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी है कि 96,000 स्कूल्स बंद हुए हैं। 96,000 हमारे उस गांव के छोटे से कस्बे के उस तहसील के वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें खुल रही है। सरकारी हॉस्पिटल की हालत क्या हम सब जानते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। एक साधारण इंसान जो मुश्किल से अपना घर चला पा रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी हेल्थ को बनाना, क्योंकि दोनों चीजें अब धीरे धीरे प्राइवेट के हाथ में जा रही है। और आप जानते हो इस बिजनेस में कौन है? बड़े बड़े स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल किसके हैं? किसके होंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन के हैं या तो बड़े बड़े राजनेताओं के हैं। अब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन कोई सस्ती एजुकेशन, सस्ती दवाइयां, सस्ते स्वास्थ्य नहीं देने वाले हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी जिंदगी को आपको कैसे जीना है, आप सोचेंगे। और मैं ये जानता हूं एक साधारण इंसान के रूप में कि हमें अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो आज के दौर में बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए भैया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा पैसा चाहिए। और आज कितने लोगों की जिंदगी में ये बड़ा पैसा कहीं ना तो किसी सोर्स से आ रहा है? नहीं आ रहा है। बहुत कम लोगों के पास आ रहा है, बहुत कम लोगों के पास ये मौका है। इसलिए हमारे देश में गरीब बनते जा रहा है और कुछ चुनिंदा अमीर लोग बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। ये खाई कई गुना बढ़ती जा रही है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम केवल अपना पेट भर सकते हैं और सरकारी योजनाओं पे अपनी जिंदगी जी सकते हैं, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है।
और इस माहौल के बीच में हम जैसे लोग माई लाइफस्टाइल का बिजनेस लेके आते हैं और आपको बताते हैं अगर इस बिजनेस को आप अपना लेते हो तो आपके जिंदगी में वो कामयाबी लिखी जाएगी जो आप सपने में देखते हो या सोचते हो। तो कितने लोग अपने जिंदगी के सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, बनना चाहते हो कामयाब? मेरे हिसाब से मैं भी एक साधारण परिवार से आया हूं। मेरे माँ बाप एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे और माइग्रेट किए उत्तर प्रदेश से मुंबई में गए और मुंबई में उन्होंने बड़ी मजदूरी करके छोटे मोटे काम करके अपना घर बसाया और उनके घर में मेरा जन्म हुआ। उन्होंने सोचा हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने मेरा एमकॉम कंप्लीट किया, मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, लेकिन मैंने एमबीए आगे नहीं किया। और उसी वक्त मुझे इस तरह का एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखने को मिला। एक करीब आज से 26, 27, 28 साल पहले की बात है और मैं बड़ा इमोशनल हुआ, बड़ा मोटिवेट हुआ ये बिजनेस देख के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी पहली कोशिश डायरेक्ट सेलिंग में पूरी तरह से फेल रही। मैं नाकामयाब हुआ वहाँ पे। मैंने 2-2.5 साल सिस्टम में काम किया लेकिन पैसे नहीं बना पाया। फिर मैं अलग अलग बिजनेस किया, क्योंकि मैंने छोटे से दुकान खोले, होटल खोले, मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया, रियल एस्टेट का एजेंट का काम भी किया। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम किए लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरी जिंदगी का मैंने करीब 6-7 साल यूं ही वेस्ट कर दिया और उसके बाद न चाहते हुए मैं नौकरी करने लगा। अब जब मैं नौकरी कर रहा था मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हालात में थी और उस वक्त मैं जाने अनजाने कर्जे की दुनिया में आ चुका था। मैंने 7-8 लाख का लोन उठाया था और वो 7-8 लाख का लोन बढ़ते बढ़ते 24-25 लाख हो गया। और एक साधारण परिवार में हमें एक ही चीज सिखाया जाता है, ये बेटा 2 रोटी कम खा लेकिन दरबारे पे मांगने वाले नहीं आने चाहिए। और मेरी हालत ऐसी थी, मैंने बहुत सारे यहाँ वहां से पैसे उठा के कर्जे में डूबा था तो मांगने वाले हर दिन 1-2 तो आई जाते थे। और उस वक्त मुझे घर से एक ही बात नहीं मिली, आज के बाद कोई बिजनेस नहीं करेगा, तू केवल नौकरी करेगा। और न चाहते हुए मैं जॉब करने लगा और जॉब कर ही रहा था। उसी वक्त एक इंसान मेरे जिंदगी में आए जिनको मैं कभी जानता नहीं, कभी मिला नहीं। मेरे दोस्त है मिस्टर पिल्ले करके, मिस्टर पिल्ले उन्हें मेरे घर लेके आए और मैं अपनी जॉब पे था। बाद में मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे ये बिजनेस बताया। और आज मैं बताऊं, जिन्होंने मुझे उनसे मिलाया मिस्टर पिल्ले इस बिजनेस में नहीं है, आज वो केन्या में नौकरी कर रहा है। और जिस व्यक्ति से मैं मिला उनको मैंने 1.5 साल केवल मना बोला, सर ये मुझसे नहीं होगा, सर ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं एक बार किया फेल हो गया, ये है वो है, दुनिया भर के बहाने मैंने 1.5 साल दिए। लेकिन 1.5 साल के बाद उस ऊपर वाले ने मुझे थोड़ी सी बुद्धि दी, मेरे दिमाग में थोड़ा प्रकाश आया और ये समझ में आया, एक बात करके देख मैंने हर्ज किया है, अगर इतने लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। मैंने भी कई लोगों को देखा, उनको सुना और अंदर एक चाहत जागी, एक विश्वास जागा और 1 महीने मैंने ये बिजनेस शुरू किया। और 1.5 साल जिस व्यक्ति ने मेरी उस बकवास को सुना फिर भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, राजेश तू कर सकता है, तू कर सकता है, ना नजर दे, मेरे ग्रेट अप्लाई श्री दयानंद सर को तहे दिल से वंदन करता है। और फिर धीरे धीरे मैं ये बिजनेस सीखने लगा, आगे बढ़ने लगा और मैंने अपने 3रे महीने तक मैंने पार्ट टाइम किया, 4थे महीने में अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम में बिजनेस करने लगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया था मैं ये काम कर लूंगा। पहले 2 महीने तो एक ही लाइन चली मेरी और फिर 3रे महीने दूसरी लाइन चलनी शुरू हुई और 4थे महीने कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा तो यहीं से कमाऊंगा। मैं अपनी नौकरी छोड़ा, फुल टाइम आया। इस बिजनेस के कुछ चीजें मैं आपको बता दूं क्योंकि समय बहुत कम है। 2-4 चीजों से अगर आप बच गए ना, आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है ना, हम साधारण लोग हैं, हम में से काफी लोगों ने कभी उद्योग किए नहीं है, व्यापार किए नहीं है और इस तरह का तो बिजनेस शायद नहीं किए है। और दूसरी चीज ये है, इस तरह के बिजनेस को, डायरेक्ट सेल्स को आज हमारा समाज, हमारे घर के लोग या इवन आज जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है वहां पे इसके बारे में दुनिया भर की बकवास की बातें की जाती हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सपने दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
मुझे समझ में नहीं आया हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों को लगता है ये बकवास है। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट ही तो खरीद रहे हैं, वही तो बेच रहे हैं ना। क्या ये मैं ही करता हूँ, दुनिया में और कोई नहीं करता है? क्या लगता है आपको? हम तो बच्चे नहीं बेच रहे भाई। हर कोई कर रहा है भाई, कोई काम मैं कर रहा हूँ, अगर वो किए तो अच्छा है, मैं किया तो गड़बड़ है। अगर यही चीजें टाटा बेचे तो अच्छा है, गोदरेज बेचे तो अच्छा है, अंबानी जी बेचे अच्छा है, अडानी जी बेचे अच्छा है, बाबा रामदेव जी बेचे तो भी अच्छा है, हम आप बेचे तो अरे गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है पता है? उन्हें इसलिए नहीं लगता है अच्छा कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी भी अगर बिजनेस करने लगा तो हमारी बिजनेस का क्या होगा भाई? अगर ये भी बिजनेस समझ गया तो ये भी कल को लखपति करोड़पति बन जाएगा तो हमारा माल कौन खरीदेगा? और जो सोशल मीडिया में हमारे बारे में बकवास लिखते इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको यह कामयाबी नहीं मिली तो उनको लगता है मुझे नहीं मिली तो तुझे कैसे मिली। तो लोग क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपका काम तय करेगा कि आपके बारे में लोग क्या बोलेंगे। मुझे भी शुरू में बोला गया जब मैंने बिजनेस किया, 6 महीने मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं किए, बोले तू पागल है, तू तो पहले से ही नालायक था, आज तूने सर्टिफिकेट लेके आया। ये कोई काम है? लेकिन मैं बोला मुझे 1 साल दे दो, 1 साल मैं अगर नहीं सक्सेस हुआ तो मैं वापस अपनी नौकरी पे चले जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राइवेट जॉब है, कहीं तो मिल ही जाएगी। 1 साल का समय मांगा मैंने और 1 साल सच बताओ मैंने जी जान लगाया। गड़बड़ क्या होती पता है आपकी? आप इस बिजनेस में आप तो जाते हो, शायद आपके दोस्त के बोलने पे या कोई आपके घर का रिश्तेदार के बोलने पे या ऐसे लीडर की बातें सुन के आप मोटिवेट हो जाते हो, इनका सक्सेस देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, इसने घर लिया, इसने गाड़ी लिया, इसने ये करे किया, वो किया, मैं भी कर लूंगा। आपको एक चीज दिखती है इनकी कामयाबी, लेकिन इस कामयाबी के पीछे इनका संघर्ष छुपा हुआ है, वो आप नहीं देखते। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये लिख लीजिए, आपका संघर्ष भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आप में से कितने लोग संघर्ष करना चाहते हैं? तो अभी कर लो। लेकिन जब आप संघर्ष करने जाओगे तब तब आपको दुख होगा, आपके मन को चोट लगेगी। और हम मध्यम वर्गीय लोगों की बड़ी मुश्किल है वो ये है, हमें दूसरों का बात सुनना पसंद नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत दिल पे ले लेते हैं। मुझे भी कईयों ने बोला तेरी कंपनी भाग जाएगी, कईयों ने बोला तेरे प्रोडक्ट किसी काम के नहीं है, कईयों ने बोला प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कईयों ने बोला कहाँ 2-4 आठ करते बैठो यार, कईयों ने बोला कहाँ घर घर घूमते बैठो, गली गली घूमते बैठो, किसको किसको समझाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट तो किसी ने नाम भी नहीं सुना है। बहुत सारे सवाल आए मुझे भी, लेकिन ये संघर्ष करते वक्त मुझे कभी दुख नहीं हुआ। इस बिजनेस में जब मैं नया था बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त इस बिजनेस में नहीं आया, मेरे कोई रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं आए, लेकिन मुझे विश्वास था। मैं काम करते रहा, मुझे कुछ लोग यहाँ वहां से मिलने लगे और धीरे धीरे मेरी टीम बनने लगी। एक चीज मैं समझा ये, अगर तेरे जुनून है, तेरे पास पैशन है कामयाब बनने का, तो तू इस काम के प्रति ना अपनी लगन रख, लगन होनी चाहिए इस काम में। और मेरी लगन ऐसी लगी इस बिजनेस में, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे कितने भी मुश्किल आए, मैं लगा रहा और धीरे धीरे मेरा सक्सेस बनने लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस बिजनेस में जब शुरू किया था मेरे पास 2 व्हीलर तक नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता था 2 व्हीलर, उस समय 50-60 हजार की 2 व्हीलर आती थी, लेकिन इसलिए नहीं लिया। 2 व्हीलर लेता तो जिसका पैसा उधार गया तो सारा मेरी गाड़ी ले जाता। थोड़ी दिमाग थी मेरे पास, मैंने 2 व्हीलर लिया ही। सारा बिजनेस मैंने अपने मुंबई शहर में, वहां पे लोकल ट्रेन चलती है, बीएसटी की बस चलती है, उसी में घूम घूम के किया।
दिया हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे 25 लाख कमाने तक मेरे पास कोई भी व्हीकल नहीं थी। मेरा एक ही सपना था, पहले इस कर्ज की दुनिया से बाहर आना है और उस कर्ज की दुनिया से बाहर आया मैं, उसके बाद फिर एक कामयाबी चलने लगी। आज मेरे पास 1.5 करोड़ की पोर्शे का काम है, बहुत कुछ अचीवमेंट है। 1.5 करोड़ साल का 5-6 करोड़ रुपए आएंगे तो अचीवमेंट तो होगा। 6 करोड़ साल का इतना पैसा आ रहा है तो सब कुछ नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब मैं बिजनेस शुरू किया और जो लोग मुझ पर विश्वास करके मांगने चले हैं, मेरे संघर्ष में उन्होंने भी अपनी जिंदगी का संघर्ष लगाया, अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय लगाया। आज ये सारे लोग अपने जिंदगी के ही नहीं, अपने गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो कितने लोग अपने गांव के अमीर आदमी बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? 3-4 चीजें लिख लो। पहली चीज जुनून होना चाहिए। दूसरी चीज पॉजिटिव सोच, सही समय पे हाथ उठाते हो। तीसरी चीज परसिवरेंस, लगन होना चाहिए, लगन, कंसिस्टेंट, लगातार लगे रहो। और चौथी चीज पेशेंस रख दिया, थोड़ा धैर्य रख, ये मैं जहाँ लगता संयम रख, बातों बात अभी नहीं बनेगा। मजाक करते हो। मुझे तो बहुत समय लगा, बहुत वक्त के बाद मुझे समझ में आया संयम, काम करते रह। और आखिरी परफेक्ट अपने सिस्टम को फॉलो कर, और उसके लिए एक ही चीज कहूंगा, हर दिन 3-4 घंटे ईमानदारी से माई लाइफ स्टाइल को दे दे। अगर प्रतिदिन 3-4 घंटे दे देता है तो तेरी जिंदगी की सारी कामयाबी ये माई लाइफ स्टाइल लेके आएगी। तैयार हो? छोटी सी कहानी बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति थे जो अपने खेतों में जाके काम करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। और उन्हें एक चीज से बहुत प्यार था, वो था संगीत। उनके घर में वीणा थी और उस वीणा वाद्य को बजाते थे। वीणा जानते, वीणा देखोगे, माँ सरस्वती का फोटो देखोगे तो उनके हाथ में वीणा है। उस वीणा का बड़ा प्रेमी था वो, और अपने संगीत की धुन सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे रोज छेड़ देता था। उसे संगीत से बहुत प्यार आता था, बहुत उसे लगाव था। सुबह 2 घंटा उठते ही संगीत का रियाज करता, अपने खेतों में जाता, काम करता, शाम को आता, फिर संगीत का रियाज करता, शाम को 2 घंटे। लेकिन उसके घर वाले को इसका ये संगीत बजाना पसंद नहीं था। वो बोलते क्या फालतू का ये दिन भर संगीत बजाता है, कुछ आता जाता तो है नहीं इससे। और घर के लोग दुखी थे और ऐसे इनकी इसको पकड़ो बिना हिलाए, दुर्भाग्यवश हिलना नहीं चाहिए, मेरे को साथ के चले गए। अब उनके घर में कोई संगीत बजाना जानता नहीं था और वीणा थी उनके घर के कोने में पड़ी थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और जब इंसान चले जाता है ना, कुछ दिन लोग उसे याद करते हैं और समय के साथ उसकी याद कम होने लगती है। वैसे ही लोग इन्हें भी भूल गए, उनकी संगीत को भी भूल गए, उस वीणा को भी भूल गए। 4-6 साल बाद इनके घर में रिनोवेशन हो रहा था, यानी घर को नया बनाया जा रहा था। तो संगीत के उस वीणा पे उनका ध्यान गया, बोला किसी काम का नहीं है, धूल मिट्टी से लदा हुआ है, इसे उठा के उन्होंने गांव के कूड़ेदान में फेंक बाहर दिया। निकलो ना, बोले जाने दे, इंसान तो गया, ये संगीत भी गया। बैठ चल रहे हैं। लेकिन उसी गांव से संगीत प्रेमी गुजर रहा था बहुत और उसे वीणा दिखाई दी। वो गरीब व्यक्ति था लेकिन संगीत का प्रेमी था। वीणा देखते उसकी आंखें चमक गई, आहा वीणा कूड़ेदान में पड़ा है, वो कितना आता है। तोड़ के गया, वीणा को उठा के लाया, उसकी साफ सफाई की, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत थी, दुकान में ले गया, बोला भैया इसे बना दे। दुकानदार ने कहा 2 दिन लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। ये बोला ठीक है, मैं 2 दिन के बाद कहीं से जुगाड़ करके लाता हूँ। 2 दिन के बाद वो पैसे का जुगाड़ करके गया दुकान में, उस वीणा को वापस लाया जो बन चुकी थी। उसके तार वार एकदम सेट हो गए थे, उसमें धुन चढ़ी, अद्भुत धुन। वो गांव के नुक्कड़ पे बैठ गया और वहां पे अपनी इस वीणा को बजाने लगा।
जिससे कि उसे बड़ा आनंद आ रहा था। और धुन ऐसी खेली उस गांव से, उस नुक्कड़ से गुजरने वाला हर व्यक्ति वहां घूम के देखता था, क्या संगीत बजा रहा है, अद्भुत है इसका संगीत यार। लोग तो उसका संगीत सुनते अपना दुख दर्द सब भूल जाते, सारा टेंशन खत्म हो जाता और कई देर तक उसका संगीत ही सुनते रहते। जब वो वीणा बजाना चले बंद करता, 2 मिनट, पैसे निकाल कर उसे दे देते। 2 धीरे-धीरे मिनट गाँव है। चर्चा हो गई, हमारे गांव की नुक्कड़ पे ऐसा अद्भुत वीणा बजाने वाला आया है। अगर किसी ने उसका संगीत सुन लिया, उस वीणा की धुन को सुन लिया, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। चर्चा हो गई, लोग इकट्ठा होने लगे, बहुत लोग जमा होने लगे उसके संगीत को सुनने के लिए, और उसके पास पैसे आने लगे। लोग खुशी से लेके जाते, उसकी संगीत का अलग ही जादू था। और एक दिन जिसके घर का वीणा था वो भी वहां से गुजर रहा था, और वो भी संगीत को सुना रहा था, संगीत को बढ़िया बजा रहा था। हमारे घर का भी एक व्यक्ति ऐसे ही संगीत बजाता था, लोग उसे वो भी रुक के देखने लगा। और जब वीणा बंद हुई, लोग पैसे डालने लगे। और फिर एक घर का आदमी कहा, ओहो ये तो मेरे घर का वीणा लगता है। उसने कहा, भैया ये वीणा तो कहां से लाया, ये मेरा है। बोला, भाई मुझे पता नहीं किसका, ये तो कूड़ेदान में मिला मुझे, मैंने पैसे देके खर्च करके मरम्मत कराया और मैं इसे बजा रहा हूं। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज याद रख, वीणा मेरे घर का है तो जितनी तेरी कमाई होती है आधे का हिस्सेदार हमें है, तू आधा दे। बोला, मैं कैसे डालूं तुमको, और क्यों दो तुमको मैं। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। राजा के पास गए, राजा ने कहा, क्या बात है, दोनों ने अपनी फरियाद बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजे, गांव में पता करो सच्चाई क्या है। सैनिक आते हैं, पता करके बोलते, महाराज ये बात सही है, वीणा इनके घर का है, लेकिन इन्होंने इसे फेंक दिया, क्योंकि इनके घर का जो व्यक्ति संगीत बजाता था, इन्होंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, ना उस व्यक्ति की इज्जत की, ना संगीत की इज्जत की। इन्होंने तो कूड़ेदान में फेंक दिया था, और ये बेचारा कूड़े से उठा के लाया, इसने मरम्मत की, ये बजा रहा है, ये बात सही है। राजा ने न्याय किया, उसने कहा, आपने वीणा फेंक दिया, आपने संगीत का भी इज्जत नहीं किया, और जो तुम्हारे घर में संगीत बजाता था उसकी भी इज्जत नहीं की। तो इस पे आपका अधिकार नहीं है, इस पे इस व्यक्ति का अधिकार है जो संगीत से प्यार करता है, जो वीणा को अद्भुत बजाता है। इससे कमाई हुई पैसे का केवल इसका ही अधिकार है। वैसे आज आपके पास माय लाइफस्टाइल नाम का वीणा मिला है, अगर आज तो इसे सीख लिया, इसे बजा लिया, और तेरी संगीत से इस माय लाइफस्टाइल में संघर्ष करके, मेहनत करके, अगर तू भी माय लाइफस्टाइल का वीणा बजाने का काम सीख गया,